हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ मी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का क्या? इनकम टैक्स का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जिसको हम लोग चैप्टर 6A भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको दो बात याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट है डिडक्शन और एक है रिबेट। डिडक्शन कहाँ चार्ज होता है, रिबेट कहाँ चार्ज होता है, पहले एक कंसेप्ट क्लियर करो। देखो, हमारा इनकम जो हेड होता है, कितना हेड्स है? 5 हेड्स है। क्या क्या होता है? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हर व्यक्ति को ये पांचों हेड से इनकम मिलना चाहिए। आपको सोचो, आपको सैलरी मिलता है और आपका घर है, वहाँ पे आप रेंट पे दिए हुए हो, तो हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम होता है, तो आपको ये 2 से इनकम होता है, नहीं तो कोई 3 से। सोचो ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? पहले आपका टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। जो ग्रॉस टोटल इनकम होगा, मतलब ये सब कैलकुलेट करके जो ग्रॉस टोटल इनकम होगा, ग्रॉस टोटल इनकम, वहाँ से लेस किया जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C टू 80U के अंदर बहुत सारी सेक्शन है, बहुत ही मतलब छोटा करके समझा देंगे, बहुत ही अच्छे से मतलब दिमाग में याद भी रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80C टू 80U के अंदर जितना सेक्शन है, हाँ, अब वहाँ से आपको जितना डिडक्शन मिलेगा उसको क्या करेंगे? यहाँ पे लेस करेंगे। लेस करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल इनकम। ओके, फिर से एक बार देखो, जो 5 हेड्स था वहाँ से आपको इनकम हुआ, टोटल इनकम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, देन लेस करके हमको मिलेगा टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स होता है, मतलब टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। जितना आपको टोटल इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस किया जाता है। हो गया। अब इस टैक्स के ऊपर भी कुछ क्या मिलता है? रिबेट मिलता है। टैक्स के ऊपर क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल के ऊपर से डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन लेस होता है, टैक्स से जो लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिबेट। ठीक है, जो हमारा टोटल टैक्स है वहाँ से जो लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिबेट। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से डिडक्शन लेस होता है, यहाँ से रिबेट लेस होता है। ओके, अब हम लोग सेक्शन में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग समझते हैं डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन मिलने से हमको कुछ फ़ायदा है या नहीं। आप बोल सकते हैं डिडक्शन क्या करता है? आपकी सेविंग्स हैबिट को बढ़ाता है। कैसे? सोचो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर राम को हर साल इनकम हो रहा है 2,70,000। मिस्टर राम की एज है 45 ईयर्स। अब 45 ईयर्स ओल्ड है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 45 ईयर्स ओल्ड है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? 2,50,000 तक टैक्स फ्री रहता है। तो 2,50,000 अगर डिडक्ट कर दे तो यहाँ पे आएगा 20,000। अब इस 20,000 के ऊपर क्या होगा? 20,000 के ऊपर 5% चार्ज होगा टैक्स, 5% टैक्स चार्ज होगा। 5% करे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,000, है ना। 1,000 उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। उसको 1,000 टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर सोचो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिला ना, तो हम लोग देखेंगे अब डिडक्शन कब मिलेगा। अगर सोचो मिस्टर राम हर साल उनकी इनकम से LIC दे रहा है, LIC प्रीमियम दे रहा है,
और इस LIC प्रीमियम की वजह से उनको हर साल डिडक्शन मिल रहा है 1000। उसको हर साल डिडक्शन मिल रहा है कितना 1000। तो यहाँ पे कितना हुआ था 2,50,000 माइनस करके 20,000 आया था। तो इस 20,000 से उनको हर साल डिडक्शन मिल रहा है। डिडक्शन माइनस करेंगे, मैं क्या बोली थी, डिडक्शन माइनस होता है ग्रॉस इनकम से। तो ग्रॉस इनकम से डिडक्शन माइनस करेंगे 1000 माइनस किए, सॉरी ये तो ग्रॉस इनकम नहीं था, ये 2,70,000 ग्रॉस इनकम था। वहाँ से 2,50,000 को मैं पहले से ही डिडक्ट कर चुकी हूँ क्योंकि ये टैक्स फ्री होता है 2,50,000 तक ना। तो 2,50,000 तक अगर डिडक्ट कर दे तो 20,000 हो रहा है। तो 20,000 से मैं डिडक्शन दे रही हूँ 1,000। तो 1,000 अगर मैं डिडक्ट कर दूँ तो यहाँ पे आएगा 19,000। अब देखो यहाँ पे 20,000 के ऊपर 5% तो 1,000 आया था। 19,000 के ऊपर 5% जितना होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 19,000 के ऊपर 5% करें तो कितना आता है बोलो? 950 हुआ। अब देखो यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा था 1,000, यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है 950। तो कौन सा कम है? तो हमारी टैक्स की अमाउंट को कम करने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ना डोनेशन दे सकते हैं। और वही डोनेशन या कंट्रीब्यूशन हमको तो फ्यूचर में हेल्प करने ही वाला है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसी वजह से हमको जो डिडक्शन मिल रहा है उस डिडक्शन की हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा टैक्स का अमाउंट कम हो रहा है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, क्योंकि डिडक्शन क्यों मिलता है ये भी जानना, मतलब बेसिक जो सब कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। होता है ऐसा बहुत, पूरा चैप्टर याद है, पूरा चैप्टर आप पढ़ लिए बट बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको याद नहीं है। डिडक्शन क्यों मिल रहा है, इसका हेल्प क्या है, हाँ यही आपको याद नहीं है, मतलब पता नहीं है, पढ़े ही नहीं है। तो ये सब पढ़ना ज़रूरी है, या मतलब एक बार समझ लो तो ये ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं इस डिडक्शन, जो इतनी देर से मैं डिडक्शन कर रही हूँ। डिडक्शन क्या बोली थी? सेक्शन 80C टू 80U। यहाँ पे बहुत सेक्शन है। सेक्शन 80C टू 80U के अंदर बहुत सारी सेक्शन है और ये सब सेक्शन याद भी रखना है। याद रखने का एक ट्रिक्स भी है, वो भी मैं दिखाने जा रही हूँ। एक ट्रिक्स भी है, उस ट्रिक्स को पूरा याद रखना है, ठीक है। अब 80 सेक्शन है, मैं बार बार 80 नहीं निकलने वाली हूँ, मैं ऐसे लिखूँगी 80C और C के अंदर से C फिर CCD ऐसे लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि आप सोच लेना इसके आगे 80 है। ओके, तो 80C यहाँ पे बोल सकते हो 80C। C फॉर क्या होता है? C फॉर कंट्रीब्यूशन, ऐसे ही याद रखना, C फॉर कंट्रीब्यूशन। कहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे, कितना करेंगे, वो भी सब पढ़ेंगे। ओके, तो ये पहले सेक्शन याद कर लेते हैं। C फॉर कंट्रीब्यूशन, C फॉर C, क्या बोल रहे हैं? C द वर्ल्ड। तो लिखो यहाँ पे C द वर्ल्ड। 80C हो गया, 80CCC हो गया, CCC द वर्ल्ड, 80CCD मीन CCC द वर्ल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ यहाँ पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का केस आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। 80D फॉर डॉक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का केस आएगा। देन 80DD फॉर मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अगर डिजेबल पर्सन हुआ, कुछ स्पेशल पर्सन हुआ, डिपेंडेंट पर्सन, तो उनके लिए अगर लिया गया है तो 80DD के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजेबल पर्सन, इनके लिए खर्चा हो रहा है, डिजेबल पर्सन है उसके लिए खर्चा हो रहा है तो 80DDB। 80E फॉर एजुकेशन, अगर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया गया है 80E के अंदर। 80G फॉर डोनेशन, दोनों जी मतलब डोनेशन का केस सब जी की सेक्शन में आएगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की केस जैसे C की सेक्शन में गया था, ऐसे ही डोनेशन की सेक्शन में क्या होगा, मतलब डोनेशन जो सब भी होगा वो 80G की केस में आएगा। अब 80
जी इसका भी बहुत सारा पार्ट है, 80 GGB और GGC। डोनेशन जब पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा तो 80 GGB एंड 80 GGC। देन GG हुआ तो घर घर, मतलब घर बनाने के लिए लोन ले लो, घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो तो 80 GG के अंदर आएगा। ओके, देन QQB, क्यों मतलब क्यों हुआ ऐसा, तो क्यों भाई मतलब रॉयल्टी, आप कोई बुक लिख रहे हैं, हाँ उसमें रॉयल्टी मिल रहा है, हाँ ठीक है, ये सब केस क्यों बी के अंदर आएगा। देन 80 TTA, ऐसा नहीं है जो मतलब हर सेक्शन का ऐसे ट्रिक्स बनाया गया है, मतलब 80 TTA इसको मतलब याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट से, फिक्स्ड अकाउंट नहीं, मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं, सेविंग्स अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी डिडक्शन है। देन 80U, 80C to 80U था ना, 80U मीन्स अनएबल टू डू, जो स्पेशल पर्सन है, डिपेंडेंट पर्सन है, उसके लिए अगर कुछ लिया गया है, कुछ डिडक्शन मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इनकम से कुछ खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए जो डिडक्शन मिलेगा वो 80U में भी मिलेगा। ओके, अब 80U में या 80 DDB, ये सब केस में मतलब कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ है, अगर वो सब डिजीज़ हुआ, उसका भी कुछ पार्ट है, 60% हुआ या 80% डिसेबल हुआ, तो उस सब केस में कितना डिडक्शन मिलेगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। और एक पॉइंट है, अगर आप 80 DD इनकम से अगर आप 80 DD डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको 80U नहीं मिलेगा, और आपको अगर 80U डिडक्ट कर रहे हैं तो 80 DD नहीं मिलेगा। दोनों एक ऊपर के मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप ए ले रहे हो तो ए नहीं मिलेगा, अगर ए ले रहे हो तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये समझने वाला केस था। देन उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधा मतलब 80C से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ कंट्रीब्यूशन करना है तो हम लोग वो बुक से देखेंगे। ओके, अब देखो फर्स्ट 80C मीन्स कंट्रीब्यूशन बोली थी, कहाँ कंट्रीब्यूशन होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन और सर्टेन इक्विटी शेयर और डिवेंचर। ठीक है, ये सब जगह पे अगर कंट्रीब्यूशन हुआ तो 80C के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस किन के ऊपर करोगे, इंडिविजुअल, स्पाउस और चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ है, अब ये लाइफ इंश्योरेंस कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है और HUF भी कर सकते हैं। ठीक है, HUF किसके ऊपर करेगा, अपनी जो मेंबर है उनके ऊपर कर सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल केस है, क्या लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस अगर पॉलिसी टेकन बिफोर April 1, 2012 अगर ऐसा हुआ तो सम एश्योर्ड 20% ऑफ सम एश्योर्ड होगा। ठीक है, जो प्रीमियम दे रहे हैं उसकी 20% ही मतलब डिडक्शन किया जाएगा। अगर April 1, 2012 में ले रहे हो तो 10% होगा, ये 20% की जगह 10% हो गया। ठीक है, अगर April 1, 2012 में अगर इसका ये बिफोर था, बिफोर April 1, 2012, आफ्टर है तो आफ्टर April 1, 2012 में ले रहे हो तो 10%। अब यहाँ पे अगर ऑन और आफ्टर April 1, 2013 लिया तो उसके केस में अगर वो जिसके ऊपर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो वो पर्सन अगर डिसेबिलिटी है, उनको पर्सन विद डिसेबिलिटी डिसेबल पर्सन है तो उसके ऊपर अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है तो 8 वाला डिडक्शन आपको कितना परसेंट मिलेगा, ये डिडक्शन आपको 15% मिलेगा। ये वाला डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, 15%। ठीक है, और कैसी टाइप की मतलब डिसीज हो सकता है, जो सब 80U में स्पेसिफाइड है, बताई थी ना, 80 DD हो सकता है और 80U हो सकता है डिसेबल पर्सन के लिए। तो ऐसी टाइप के डिसेबल पर्सन के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है और अगर ऑन और आफ्टर April 1, 2013 है तो 15% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब 80C के अंदर बहुत सारी पार्ट है, कुछ स्पेसिफाइड पार्ट पढ़ाएंगे यहाँ से और वही सब आता है। ठीक है, एग्जाम में फर्स्ट देखो पेमेंट अंडर डिफर्ड एन्युटी प्लान। डिफर्ड एन्युटी प्लान के अंदर अगर पेमेंट किया गया है तो वो वाला पेमेंट आएगा। ठीक है, उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे ना लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ देखो स्पेसिफाइड लिमिट मतलब नहीं दिया है। फिर उसके बाद अगर
कंट्रीब्यूशन नॉट बिंग रीपेमेंट ऑफ लोन, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है तो डिडक्शन मिलेगा 80C में. कंट्रीब्यूशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देन कंट्रीब्यूशन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट स्कीम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो मोदी साहब ने किया था सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलने वाला है 80C में. फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन मेड टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर भी 80C में डिडक्शन मिल जाएगा. देन इंटरेस्ट accrued एवरी ईयर ऑन NSC, देन इंटरेस्ट NSC के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर भी डिडक्शन मिलेगा. कंट्रीब्यूशन मेड इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP. उसके बाद कंट्रीब्यूशन मेड टू नोटिफाइड एन्युटी प्लान, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड यूनिटी म्यूचुअल फंड और UTI. ये सब जितना सब नाम बता रही हूँ ना, ये सब आपको याद रखना है ताकि ये कौन सी सेक्शन के अंदर आ रहा है. ओके तो ये 80C के अंदर आ रहा है यहाँ पे जितना भी सब सेक्शन है. देन सब्सक्रिप्शन मेड ऑन होम लोन account scheme of the National Housing Bank or contribution to notified person fund set up by the National Housing Bank. अगर होम लोन के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन है वो भी 80C के अंदर आएगा. देन उसके बाद नेक्स्ट पेज, एनी पेमेंट ऑन ट्यूशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी ले रहे हो, हाँ ट्यूशन बच्चों का ट्यूशन फ़ी पेमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर भी डिडक्शन मिल जाएगा. बट यहाँ पे एक लिमिट है, आप अगर 2 चिल्ड्रन के ऊपर लिया गया है तो ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 2 चिल्ड्रन के ऊपर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं. देन एनी पेमेंट मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल हाउस, पर हाउस के ऊपर अगर कोई पेमेंट किया गया है तो उसका डिडक्शन भी 80C में होगा. ठीक है. देन एनी सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी शेयर और डिवेंचर के ऊपर भी होगा. देन अमाउंट डिपॉजिटेड एज टर्म डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, तो 5 years से ज़्यादा अगर हुआ तो टर्म डिपॉजिट के लिए उसका डिडक्शन भी 80C में मिलेगा. देन एनी अमाउंट डिपॉजिटेड in an account under the senior citizen saving हुआ तो 80C में डिडक्शन मिलेगा. और ए डिपॉजिट शैल बी मेड बाय एन इंडिविजुअल की केस में. ओके यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF कर सकता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल. देन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल्स, अगर पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स और पोस्ट ऑफिस में आप डिपॉजिट कर रहे हैं एनी अमाउंट तो उस डिपॉजिट के ऊपर भी डिडक्शन मिलने वाला है. देन NPS के ऊपर अगर 3 साल से डिपॉजिट फिक्स पीरियड ऑफ 3 साल से पहले आप उस पैसे को उठा नहीं सकते, तो 3 फिक्स पीरियड ऑफ 3 years के लिए अगर NPS के ऊपर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसका डिडक्शन भी आपको 80C में मिलने वाला है. ठीक है, एक या 80C सेक्शन. ओके उसके बाद जाते हैं 80CCC. 80CCC में देखो यहाँ पे क्या होगा, CCC द वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो सब पेंशन फंड है, पेंशन फंड के ऊपर देखो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड. पेंशन फंड के ऊपर आपको जो डिडक्शन मिलेगा तो आपको डिडक्शन मिलने वाला है कहाँ, 80CCC में. ठीक है, कितना डिडक्शन मिलने वाला है, आप जो अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड और दे 1,50,000 विच एवर इज़ लोअर. ठीक है, आप सोचो 70,000 पे किए हैं, 70,000 आप दे रहे हैं पेंशन फंड में और लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख, मतलब 1,50,000, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 70,000 और 1,50,000 विच एवर इज़ लोअर 70,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है, अब 80CCD में आता है. 80CCD में क्या केस है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम. सेम पेंशन स्कीम में दे रहे हो बट कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर दे रहा है, ठीक है, कंडीशन 2 है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए और क्या, द इंडिविजुअल हैज़ पेड और डिपॉजिटेड इन द प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट किया है एनी अमाउंट इन हिज अकाउंट अंडर NPS मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम्स एंड अटल पेंशन योजना. अगर NPS में या APY में
इसमें अगर प्रीवियस ईयर में एसएससी और इंडिविजुअल पेंशन फंड में इस तरीके का पेंशन फंड में अगर डिपॉजिट किया है कोई अमाउंट, तो उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा 80CC में। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। ये क्या हमारा 80C सेक्शन, ठीक है, 80C सेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग जाते हैं 80D में। इससे यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधा 80D में। पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं। 80D में देखो, 1 मिनट, 80D में क्या बोली थी, डॉक्टर की केस है। डॉक्टर मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, ऐसा हेल्थ प्रीमियम, यहाँ पे देखो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मेडिकल इंश्योरेंस लिए हैं कोई भी पर्सन के लिए, अगर मेडिकल इंश्योरेंस लिया गया है तो वो वाला मतलब वो डिडक्शन आपको मिलेगा 80D में। ओके न, तो सेक्शन याद रखना है जो कौन कौन सा डिडक्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, 80C है या 80D है। हु क्लेम दिस डिडक्शन, द डिडक्शन क्लेम बाय एन इंडिविजुअल, वो रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, HUF हो सकता है, HUF भी रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ओके तो ये लोग क्लेम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिमिट है। जनरल डिडक्शन, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हुए तो कितना मिलेगा, 25,000। ओके 25,000 मिलेगा जनरल डिडक्शन। उसके बाद अगर आप सीनियर सिटीजन हुए तो कितना मिलेगा, 50,000। ओके 50,000 मिलेगा। ये बात याद रखना, मतलब आप अगर मम्मी पापा के लिए ले रहे हैं, मम्मी पापा दोनों ही सीनियर सिटीजन है, तो वहाँ पे भी ना 50-50 1 लाख नहीं हो जाएगा, 50,000 ही होगा, ठीक है। और अगर सीनियर सिटीजन नहीं हुए, जनरल डिडक्शन कितना आएगा, 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ओके मैक्सिमम डिडक्शन 25,000। यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे 25,000 होगा। देन इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशन पेमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग पेमेंट एंड अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, द मैक्सिमम डिडक्शन फॉर विच इज 5,000। हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 मैक्सिमम डिडक्शन, ठीक है। अगर अब मतलब यहाँ पे जो सम्स करेंगे वो करते करते और क्लियर हो जाएगा। तो ये गया 80D। देन आ रहा है 80DD। 80DD किन लोगों के लिए, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी पर्सन है। तो देखो क्या लिखा है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, 80DD में डिसेबिलिटी पर्सन आएगा जो डिपेंडेंट पर्सन है। तो डिपेंडेंट पर्सन के लिए अगर लिया गया है तो कहाँ पे आएगा, 80DD में। यहाँ पे क्या लिमिट है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, फिक्स डिडक्शन मिलेगा कितना, 75,000 शैल बी अलाउड इरेस्पेक्टिव ऑफ द actual expenditure incurred or actual amount paid or deposited amount deposited under the scheme. However, where such dependent is a person with severe मतलब 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, 80% से कम हुआ तो 75,000 फिक्स डिडक्शन। आप अगर उनके लिए 50,000 मतलब 50,000 खर्च हुआ है, 50,000 का कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तब भी आपको 75,000 ही डिडक्शन मिलेगा। अगर वो पर्सन 80% से ज़्यादा हो गया तो 1,25,000 डिडक्शन मिलेगा। अगर आप उनके लिए 1 लाख भी पेमेंट करें तब भी आपको 1,25,000 ही डिडक्शन मिलेगा, फिक्स डिडक्शन है। ओके देन उसके बाद जाते हैं 80DDB, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। यहाँ पे क्या आएगा, स्पेसिफाइड डिजीज है तो डिसेबल पर्सन, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है। अगर ये सब डिजीज हुआ है तो उनके लिए जो डिडक्शन मिलेगा वो आपका आएगा 80DDB में। क्या स्पेसिफाइड डिजीज है वो सब देख लेते हैं। देखो न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और भी बहुत सारा है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नहीं तो आप अगर बुक है तो बुक में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये सब अगर डिजीज़ हुआ तो वो डिडक्शन क्लेम होगा 80DDB में। ओके अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ
डिडक्शन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन एक्चुअल अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज लोअर। कब मिलेगा, अगर पर्सन 60 ईयर एज है, सीनियर सिटीजन हुआ तो 1 लाख और जो अमाउंट पेड हुआ है उसमें से मतलब वो दोनों में से जो लोअर है। ओके अब जो कम है वही होगा। अब यहाँ पे अगर 60 सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है, सीनियर सिटीजन नहीं है तो कितना होगा 40,000 और जो पेड हुआ है दोनों में से जो कम है। ओके यहाँ पर भी डिजीज़ का नाम है ओके मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है, ये सब बहुत सारी डिजीज़ है, मोटोर डिजीज़। ओके ये सब बहुत सारी डिजीज़ है। अगर ये सब हीमोफीलिया, थैलासेमिया, अगर ये सब डिजीज़ हुआ, एड्स हुआ तो इस पर्सन का डिडक्शन आपको मिलेगा, इस पर्सन के ऊपर आप जो खर्च कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको मिलेगा 80 DDB में। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेक्शन 80E। ओके अब 80E में ई फॉर एडुकेशन। आप अगर एडुकेशन लोन लिए, हायर एडुकेशन के लिए लोन लिए, ये लोन कब ले सकता है एसएससी का क्लास 12 की एग्ज़ाम हो जाने के बाद ही एसएससी लोन ले सकता है। अगर आप ये लोन लिए आपको डिडक्शन मिलेगा आपकी इनकम के ऊपर से और इस बार डिडक्शन आपका चार्ज होगा 80E में। ओके कंप्लीट क्लियर। देन अब देखो यहाँ पे हायर एजुकेशन मीन्स टोटली लिखा है, हायर एजुकेशन मीन्स एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। क्लास 12 की एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर आप लोन लिए हैं हायर एजुकेशन के लिए तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा 80E में। और ये लोन कौन ले सकता है, इंडिविजुअल एसएससी। ओके इंडिविजुअल की एसएससी की केस में ही आएगा। देन उसके बाद जाओ यहाँ पे और एक सेक्शन है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। 80EB में आता है। 80EB में अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक कार ऐसा कुछ खरीदे हैं तो उसके ऊपर भी डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर उसको खरीदने के लिए आप लोन लिए हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा कहाँ पे 80EB में। इंटरेस्ट देखो, लोन की जितना इंटरेस्ट आप पे करोगे प्रीवियस ईयर में और 1,50,000 विच एवर इज़ लोअर, जितना कम हो दोनों में से जो कम होगा वो आपका डिडक्शन होगा। देन 80G में क्या आएगा, कोई भी डोनेशन और टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अगर ये सब केस में आप अगर डोनेशन किए हो तो वो डिडक्शन चार्ज होगा 80G में। ओके यहाँ पे बहुत सारी फंड की नाम है, देखो बहुत सारी फंड का नेम है, तो यहाँ पे पीछे एक बॉक्स है, मैं वहाँ से भराने वाली हूँ ये चीज़। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ना जितना फंड की नेम लिखा है सबके ऊपर क्या लिखा है, 100% एप्लीकेबल होगा। मतलब आप जितना फंड के ऊपर डोनेशन करोगे उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। सिर्फ 50% कहाँ है, देखो यहाँ का मतलब स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो अगर नेशनल डिफेंस फंड हुआ, PM केयर्स फंड, ठीक है, देन नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, तो ये सब के लिए अगर आप कुछ डोनेशन कर रहे हो, ये सब फंड में अगर आप डोनेशन कर रहे हो तो इसके ऊपर 100% डिडक्शन मिलेगा। अब जो 50% डिडक्शन है वो देखते हैं। 50% डिडक्शन कहाँ मिलेगा, देखो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। तो अगर ये सब के लिए अगर आप डिडक्शन कर रहे हो, अगर आप मतलब ये सब के लिए अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो उसका 50% आपको डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 80GG मीन्स घर। तो मतलब आप अगर रेंट लेके रह रहे हैं, कई जगह पे अगर आप रेंट लेके रह रहे हो तो वो अगर फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड हो, उसके ऊपर आप जो रेंट पेड कर रहे हो उसके ऊपर आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 80GG में आएगा। 80GG में आएगा। आप यहाँ पे
चलिए आई इन अमाउंट ऑफ डिडक्शन एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। आपको सोचो टोटल इनकम हर साल टोटल इनकम होता है सोचो 50,000। अब 50,000 आपको टोटल इनकम हो रहा है तो टोटल इनकम की 10% आप मतलब 5,000 हो रहा है। टोटल इनकम की 10% 5,000 हो रहा है और आप रेंट पेड करते हो 4,000। तो 4,000 अगर डिडक्ट करते तो यहाँ पे एक्सेस रेंट पेड ओवर एक्सेस रेंट पेड ओवर टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के ऊपर जो एक्सेस रेंट पेड आएगा, सोचो अगर ये 6,000 भी हो गया तो यहाँ पे जो 1,000 आएगा तो 1,000 यहाँ पे। देन उसके बाद 25% ऑफ टोटल इनकम, 50,000 का 25%, देन 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ हिसाब से जितना आएगा वो तीनों अमाउंट में से पहले तो एक्सेस वाला आ गया यहाँ पे 1,000, देन 25,000 ऑफ टोटल इनकम, देन टोटल इनकम की 25% और एक 5,000 पर मंथ के हिसाब से। मतलब जितना अमाउंट आप लिखोगे तीनों अमाउंट में से जो लोअर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे ना डिडक्शन लेंगे। डिडक्शन हिसाब से उस वो वाला अमाउंट को लेंगे और वो अमाउंट टोटल इनकम से लेस हो जाएगा, ठीक है। देन अगर टोटल इनकम के अंदर अगर ये सब ऐड हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर ये सब अमाउंट ऐड हुआ अंडर ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, इस टोटल इनकम के अंदर अगर ये सब ऐड किया है पहले से तो ये सबको हम लोगों को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबको हम लोग को लेस करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड सम हम करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग 80GGC पहले ही बताई थी। 80GGC ये सब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप जो डिडक्शन दोगे, ठीक है। 80GGC पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप जो डिडक्शन देने वाले हो वो आएगा यहाँ पे, और जितना दोगे उतना ही डिडक्शन, मतलब उतना ही डिडक्शन आपको मिलेगा। सोचो आप 5,000 रुपये दिए पॉलिटिकल पार्टी को तो 5,000 रुपये का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक कंट्रीब्यूशन हमेशा मेड इन कैश में होना चाहिए। उसके बाद आएगा 80TTA। 80TT के अंदर मैं बताई थी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। सेविंग के ऊपर सेविंग अकाउंट से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ से आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और 10,000। एक्चुअल अमाउंट इंटरेस्ट आपको जितना मिला है, सोचो 7,000 आपको इंटरेस्ट मिला है और 10,000, जो छोटा होगा जो अमाउंट लोअर होगा विच एवर इज लोअर विच इज डिडक्शन हिसाब से आप ले लेंगे। अगर सोचो 7,000 इंटरेस्ट मिला है और यहाँ पे 10,000, 7,000 और 10,000 के बीच से 7,000 छोटा है तो 7,000 क्या होगा, डिडक्शन होगा हमारा, ओके। ये आ गया। फिर उसके बाद आ जाओ 80U में, लास्ट सेक्शन 80U। 80U के अंदर क्या क्या आएगा, ओ सॉरी उसके पहले एक और है 80TTB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ऑब्वियसली TTA इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था क्या था, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए होगा ऑब्वियसली, और ये तो इंडिविजुअल के लिए भी था, बट ये क्या होगा, स्पेशल केस है, रेसिडेंट इन सीनियर सिटीज़न इनके लिए होगा। अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न को अगर डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80TTB से। हाँ, सीनियर सिटीज़न किसको बोल सकते हैं, 60 ईयर्स और मोर अगर पर्सन हुआ और वो रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न होगा। अगर उनको डिडक्शन मिला तो 80TTB के अंदर वो डिडक्शन उनको क्लेम होगा। देन उसके बाद और डिडक्शन अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा, डिडक्शन का जितना अमाउंट है और 50,000। यहाँ पे क्या देखे थे, डिडक्शन का जितना इंटरेस्ट का जितना अमाउंट है और 10,000, यहाँ पे इंटरेस्ट का जितना अमाउंट है और 50,000, दोनों में से जो छोटा होगा विच एवर इज लोअर देन वो डिडक्शन मान लिया जाएगा। देन 80U में आ जाते। 80U किसके लिए होता है, डिडक्शन इन द केस ऑफ अ पर्सन विद डिजेबिलिटी। डिजेबल पर्सन के लिए है, यू मीन्स अनेबल टू डू, जो खुद से कुछ कर नहीं सकता, डिपेंडेंट है, तो उनके लिए जो डिडक्शन है वो 80U में आएगा। अब इसके यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन अ फिक्स्ड
डिडक्शन ऑफ 75,000 शैल बी अलाउड, और 75,000 नहीं हुआ तो 1,25,000 अलाउ होगा अगर सिवियर डिसेबिलिटी हुआ तो। यहाँ पे क्या वहाँ पे भी लिखा था, यहाँ पे क्या है 80% से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी हुआ तो 1,25,000 होगा 75,000 की जगह, ठीक है। फिक्स डिडक्शन है, फिक्स डिडक्शन के मतलब अगर 5 रुपये भी खर्च किए हो तो भी आपको 75,000 रुपये डिडक्शन मिलेगा, और अगर जिस पर्सन के लिए आप खर्च कर रहे हो वो अगर 80% से ज़्यादा 80% और 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो उस डिपेंडेंट है और डिजीज़ मतलब 80% से ज़्यादा सेवरल केस हो गए मतलब उसके लिए आपको 1,25,000 डिडक्शन मिलेगा। आई होप इतना समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड, देखो बहुत सारा सम्स है, ऊपर बहुत सारी सम्स है, अब इस सम हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है, हाँ लॉकडाउन के टाइम चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को ज़रूरत होता है, सब वीडियो पढ़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे हेल्प करो एक दूसरे को। ऑब्वियसली पेंडेमिक सिचुएशन है, ऐसे हेल्प करो न, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो। और अगर कोई जगह पे प्रॉब्लम है, कोई सेक्शन लेके प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।